अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खान और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। तो बिलाखिर कल रात हमने देखा कि मुज़ाकरात कामयाब हुए और एक जो टर्म इस्तेमाल की जाती है पाकिस्तान में मुकमुका की सियासत, वो उसकी एक मिसाल हमने पाकिस्तान में देखी। यूं तो हमें नजर आ रहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाएंगी, जिसे हम आगे चलकर डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन भी हम इसके ऊपर करेंगे। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए डेफिनेटली ये सब कुछ एक लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि हम देखना चाहते हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान भी कंपटीशन, क्योंकि सिर्फ इलेक्शन के अंदर ही वोटर्स का कंपटीशन नहीं होना चाहिए, विद इन द पार्लियामेंट भी हमें देखना चाहिए कि सियासी जमातें एक दूसरे को कितना टफ टाइम देती हैं। लेकिन शायद पाकिस्तान में जो मामलात हैं अज़ल से अब तक इसी तरह से इत्तफाक राय से ही मंजूर होते हैं। किसी भी हुकूमत को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए एक तगड़ी ऑपोजिशन का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और अब देखा ये जाएगा कि ऑपोजिशन में कौन लोग बैठेंगे, कौन से चेहरे हमें नजर आएंगे। इस हवाले से हम प्रोग्राम में आगे चलकर मजीद भी बात करेंगे। अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरी। हुकूमत साजी का मरहला, मुज़ाकरात कामयाब, पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर हुकूमत बनाएंगे। बलूचिस्तान असेंबली में नून लीग की अक्सरियत, हुकूमत बनाने का मौका मिल गया। मां बोली का आलमी दिन, मकामी ज़बानें खतरे से दो चार क्यों? और सबसे पहले हम बात करेंगे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो कि रात गई हुई है और जिस पर अभी तमाम डिस्कशंस का जो सिलसिला है वो जारी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शराकत इक़्तिदार का मुआहिदा तय पा गया है, जिसके तहत जो सबसे दो बड़े ओहदे हैं वो हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, जो कि शहबाज शरीफ साहब होंगे, और जो मुआहिदा भी हुआ है उसके तहत, और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आसिफ अली जरदारी साहब हैं वो सदर मुमलिकत का ओहदा संभालेंगे। ये तमाम मामला तय हुए हैं। इसके अलावा कौमी असम्बली का जो स्पीकर है वो मुस्लिम लीग नून से होगा, चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी से होगा। ये मुआहिदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है और ये अभी तक कहा जा रहा है कि वो वफाकी काबीना में शामिल नहीं होंगे। और पहले यही कहा जा रहा था कि हुकूमत के साथ भी वो नहीं मिलेंगे, लेकिन जराए भी यही बता रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता फिर जो वजारतें लेने का सिलसिला है वो भी शुरू हो जाएगा। जिस तरह बिलावल जलसों में तो कहते रहे कि साथ भी नहीं बैठेंगे, फिर हुकूमत का हिस्सा भी नहीं बनेंगे, अब कह रहे वजारतें भी लेंगे। तो जो बिलावल ने कहा मेरा ख्याल है वही सब होने जा रहा है। बिल्कुल, और ये सियासत बड़ी जालिम चीज है। हम देख रहे हैं कि जब से नताइज मंजर आम पर आए हैं उसके बाद से लेकर अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर ये जरूर हमें कहती हुई नजर आई कि वो सियासत में पार्लियामेंट का हिस्सा तो बनेगी लेकिन वज़ीर आज़म के ओहदे पर नहीं बैठेगी, या फिर अगर होंगे तो उनके उम्मीदवार बिलावल भुट्टो जरदारी हो जाएंगे। तो फिर अनवार ऐसे कैसे पॉसिबल है कि वो पार्लियामेंट में जाए भी और फिर वजारतों के मजे भी ना लूटे? 5 साल इस जमात ने गुजारने हैं पार्लियामेंट के अंदर बैठ के, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ वही बात आ कि जो हम लोग अमूमन जलसों में भी अपना सवाल करते थे ना कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सिर्फ पीटीआई के वोटर को कायल करने के लिए और अपने वोटर को राम करने के लिए नून लीग के ऊपर जो है वो तनकीद के निस्तर बरसाते हैं। तो यही सब कुछ सूरत हाल हमें नजर आ रही है। उनके वालिद साहब कुछ और जाकर फैसले करते हैं, वो किसी और किस्म की बिजलियां गिराते हैं। मुखालफत की तरफ हैं आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल साहब मज़ाहमत की तरफ हैं। ठीक है, इसी वाले से मजीद बात करेंगे। सीनियर तजियाकार शायद मिर्जा साहब ने हमें ज्वाइन किया। मिर्जा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। 2 पॉपुलर लीडर को हमने देखा, आवाम ने वोट दिया, लेकिन अब वो सिस्टम में मौजूद नहीं है। आप किस तरह देख रहे हैं सिचुएशन को? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, यही सब एक्सपेक्टेड था जो कि कल रात प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया? बहुत शुक्रिया आपका भी अनवार और जरियाब आपका भी। देखिए, जो जरियाब ने एक वर्ड भी इस्तेमाल किया कि मुकमुका की सियासत और मुकमुका का सिस्टम बनने जा रहा है। अच्छा, आपके पास गिवन सिस्टम में यही ऑप्शन मौजूद है। देखिए, ये पार्लिमानी जमहूरियत में हर जगह होता है, यूके मदर ऑफ डेमोक्रेसीज है, वहां पर भी इसी तरह का मामला होता है कि कोलिशन गवर्नमेंट्स बनती हैं और फिर वो आगे काम चलाती है अपना। तो इसी तरह का सिलसिला पाकिस्तान में भी। ये देखिए कि जो पॉपुलर लीडर की टर्म भी और बात भी आपने की है, उसमें देखिए कि वो नजर आ रहा है कि मुश्किलात का शिकार है। जो भी इलेक्शन से पहले हुआ, इलेक्शन के बाद मामला हुए, वो एक सेपरेट इशू है। सेपरेट इशू इस तरह से कि उनके बारे में या उनकी चीजों के हवाले से इस तरह से मामला नहीं होने चाहिए थे, लेकिन वो हो गए और हो रहे हैं, जो कि बेहतर होने चाहिए थे। लेकिन मिर्जा साहब, दोनों पॉपुलर लीडर्स की मैं बात कर रहा हूं, मैं नवाज शरीफ साहब की बात भी कर रहा हूं, वो भी सिस्टम में मौजूद नहीं रहे। जी। हाँ, वो नहीं सिस्टम में इस तरह से मौजूद है कि वो एमएनए भी है और वो बतौर फादरली फिगर वो लुक आफ्टर भी करेंगे, मरियम नवाज साहिबा को भी करेंगे, फिर शहबाज शरीफ को भी यहाँ मरकज में करेंगे। तो अच्छा है, उनकी जो एक तरह एक्यूमेन है, पॉलिटिकल एक्यूमेन है, उससे दोनों जगहों पे फायदा उठाता जाता रहेगा।
तो गिवन जो सर्कमस्टांसेस थे वो बिल्कुल ठीक है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस और पहले से भी ये बात थी कि शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल रात भी यही बात की कि भाई अगर पीटीआई के पास नंबर्स पूरे हैं तो वो हुकूमत में आ सकते हैं और वो अपनी हुकूमत बना सकते हैं। अच्छा, यही बात इससे पहले भी की गई थी और ना सिर्फ ये बल्कि ये तक कि पीपल्स पार्टी ने अप्रोच भी किया था पीटीआई को कि हम मिलकर हुकूमत बना लेते हैं, लेकिन पीटीआई का अपना नुक्ता नजर है और खास तौर पर जो चेयरमैन पीटीआई है, जो बानी पीटीआई है इमरान खान साहब, उनका अपना नुक्ता नजर है और वो कह रहे हैं कि उनको किसी के साथ भी कोलिशन गवर्नमेंट में नहीं जाना और वो भी अपना जो पॉलिटिकल वो सपोर्ट बेस है उसको इंटैक्ट रखना चाह रहे हैं कि अगर वो नून के साथ जाते हैं या पीपल्स पार्टी के साथ जाते हैं तो उनके मामला खराब होंगे। ये वो समझते हैं कि जो उनका पॉलिटिकल वोटर है वो डैमेज होगा। हालांकि जो वोट इस दफा पड़ा है वो किसी और बुनियाद पे पड़ा है, वो शायद इसलिए पड़ा है कि भाई जो बहुत सारी चीजें हो रही थी, अवाम चाहती थी कि वो नहीं होनी चाहिए और अवाम ने भी अपना एक तरह से गुस्सा निकाला है, गुस्सा शो किया है और खास तौर पर जो 16 महीने की कारकर्दगी थी पीडीएम की, उसके हवाले से भी उन्होंने वोट आउट किया है। तो लेकिन इमरान खान साहब समझते हैं कि शायद उनको इसलिए भी वोट पड़ा है कि वो जो सियासी पार्टीज को गालियां देते हैं या सियासी लीडरशिप को बुरा भला कहते हैं, शायद उनको लगता है कि इसी वजह से उनको वोट ज्यादा पड़ा है। हालांकि बात इस तरह से नहीं है। दूसरा बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब मुल्क को आगे बढ़ना चाहिए और मुल्क के मुआशी मामलात को खास तौर पर हल करने की जरूरत है। आपको $49 बिलियन आपको अगले एक डेढ़ साल में, एक दो सालों में चाहिए मुल्क का निजाम चलाने के लिए और अभी भी बहुत सारी इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान में मामला आगे नहीं बढ़ सकते और खास तौर पर पाकिस्तान अपना डेट भी रीपे करने की पोजीशन में नहीं है। तो जब चीजें इस तरह से हों तो डेफिनेटली जो पॉलिटिकल एलीट है, पॉलिटिकल क्लास है, उसको बैठकर डिसीजंस लेने चाहिए। अब पीपल्स पार्टी जो है वो वजारतों में हिस्सा नहीं ले रही, लेकिन मेरा जाती ख्याल है कि वो बिल्कुल आगे जाके वो वजारतें भी ले लेगी। अब जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस है वो सारी की सारी उन्होंने होल्ड कर ली है। तो मित्तल साहब, जब आप पीपल्स पार्टी की वजारतों के हवाले से जिक्र कर ही रहे हैं तो इंतहाई अट्रैक्टिव एक पर्सनालिटी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आपको क्या लगता है एक बार फिर से वो वजारत खारजा का कलमदान ही संभालेंगे या मुमकिन तौर पर किसी और वजारत के हवाले से भी पीपल्स पार्टी या फिर दीगर हलकों में कोई बाज़गश्त हो रही है? देखिए जरियाब, अभी तो वो कह रहे हैं कि वो वजारतें नहीं ले रहे हैं। उन्होंने चेयरमैन सेनेट की पोजीशन ले ली है, फिर डिप्टी चेयरमैन सेनेट नून लीग का होगा। इसी तरह से जो नेशनल असेंबली है वहां पर स्पीकर नून लीग का होगा, डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी का होगा। और मेरे जराये ये बताते हैं कि जो पिछले 3-4 दिन से डेडलॉक था, ये खबर है डेडलॉक था, वो बेसिकली स्पीकर के ओहदे पर था। नून लीग चाहती थी कि उसका स्पीकर हो, पीपल्स पार्टी चाहती थी कि उनका स्पीकर हो। अदरवाइज तो ये तमाम मामला 3 दिन पहले तय पा जाने थे, लेकिन अब ये डिसीजन हुआ है कि स्पीकर कौमी असेंबली नून लीग का होगा। तो ये एक कह सकते हैं कि ब्रेक थ्रू हुआ है। दूसरा, जो वजारतें लेने के हवाले से बात है, मुझे तो यही लग रहा है कि ये तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस लेने के बाद डाउन द लाइन कुछ 6 महीने बाद, कुछ साल बाद, कोई 3-4 महीने के बाद बिल्कुल पीपल्स पार्टी वजारतें भी ले लेगी। और अब भी दारुल हुकूमत पे ये बात की जा रही है कि पीपल्स पार्टी को या बिलावल को कोर्स किया गया है और उनको साथ बैठने के लिए मजबूर भी किया गया है। मैं खैर इस तरह की बात जरूर हो रही है, बट हैविंग सेड सो हमें पता है, मुझे पता है कि आसिफ अली जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी में बातचीत चलती है और उन्हीं का हुक्म चलता है। और बिलावल भुट्टो साहब अब न्यू फेस है, ये वही गुड कॉप और बैड कॉप वाली पॉलिसी है जो इतने सालों से शरीफ फैमिली चला रही है। मित्तल साहब, मैं तो अभी तक उसी जगह, उसी गुफ्तगू पे आपकी अड़ी हुई जिसपे आपने कहा ना कि पीपल्स पार्टी को मजबूर किया गया है। एक तो जरा थोड़ा सा हमें समझाइए कि मजबूर कौन कर रहा है। दूसरा ये कि हमारे ही बड़े सीनियर एंकर पर्सन है मतीउल्लाह जान साहब, उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से बात की, एक जुमला कहा, शायद कि उनकी खबर सच्ची भी होगी। उन्होंने कहा कि मुमकिन तौर पर आप एस्टैब्लिशमेंट की बात मान रहे हैं, जिस पर वो थोड़े से गुस्से में भी आ गए, सहाफियों को भी सुनू दी। आपको क्या लगता है बिलावल आजकल सुन किसकी रहे हैं? हाँ, ये देखिए ना, बिलावल ने जो बेसिकली गुस्सा किया है ये भी थोड़ा सा जरूर विंडिकेट भी कर सकता है इस बात को कि देखिए कि उन पे प्रेशर है कि वो नून लीग के साथ बैठे। बट मैं ये भी समझता हूँ कि ये बिल्कुल गुड कॉप और बैड कॉप वाला भी सिलसिला है
उनको पीपल्स पार्टी को भी पता है कि उनका सर्वाइवल किस चीज पे है, और खास तौर पर जो आगे जाके वो उसको भी मिटिगेट अभी से कर रहे हैं कि भाई कल को जो नेक्स्ट गवर्नमेंट बनती है तो अगर इस गवर्नमेंट पे बहुत ज्यादा बैगेज हो जाएगा, उसकी बुनियादी वजह ये है कि माशी मामला इंतहाई गंभीर हैं, बहुत पेचीदा हैं, तो वो समझते हैं कि अब नेक्स्ट गवर्नमेंट हमारी बननी चाहिए और नेक्स्ट मामला हमारे तय पाने हमारे मामला बनने चाहिए और तय पाने चाहिए। दूसरा ये है कि प्रेशर तो देखे ना, प्रेशर तो वहीं से आएगा जिन्होंने पीपल्स पार्टी को कराची में और बलूचिस्तान में सीटें दिलवाई है, कोई 2-4 सीटें, कोई 2-3 सीटें यहाँ पंजाब में भी दिलवाई है, तो वही प्रेशर डालेंगे या डाल सकते हैं। लेकिन मिर्जा साहब फिर वो जो बैगेज है जो पहले भी हमने देखा वो 16 माह में सिर्फ मुस्लिम लीग नून पर पड़ गया था, क्या दोबारा से इन पर पड़ जाएगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले की तरह अभी भी एक स्ट्रांग पोजीशन में ही नजर आएगी? जिस तरह से आसिफ अली जरदारी के पिछले टेन्योर को हम देखें तो सदारती महल की जब हम बात करें, जब वो सदर थे तो वो वजीर आजम हाउस पर हावी रहते थे, तो क्या अभी भी ऐसे ही होगा? देखिए अनवार, उस वक्त सर्कमस्टांसेस बिल्कुल डिफरेंट थे, अभी बिल्कुल डिफरेंट है। पीपल्स पार्टी बिल्कुल अब पहले से तो ज्यादा 43 सीट्स थी, अब 54 सीट्स हैं और काफी सारे ओहदे भी होंगे, तो ये 5 साल के बाद 6 साल के बाद होने जा रहा है, जो कि बहुत अच्छा है नून लीग के पीपल्स पार्टी के लिए। और पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब में पहले से ज्यादा सीटें लेके सामने आई है। लास्ट टाइम उसकी 7 सीट्स थी जनूबी पंजाब से, एक उन्होंने जिमनी इलेक्शन में जीती थी, और इस दफा 9 से ज्यादा 9 सीटें हैं इस दफा, और 10वीं सीट जो है वो यहाँ से है सेंट्रल पंजाब से या अपर पंजाब से, गुजर खान से, राजा परवेज अशरफ साहब की है। तो बहरहाल पीपल्स पार्टी किसी न किसी तरह से मजबूत तो हो रही है। अब उनका चूंकि फोकस सबसे ज्यादा हमेशा से सिंध पे होता है, सिंध को वो सिक्योर करना चाह रहे थे, एक वक्त वो भी आया था कि सिंध भी उनसे जाता नजर आ रहा था, क्योंकि जो एक एग्जिस्टिंग सिस्टम है उस पे सवालात हैं। सिस्टम जो कि जिसको सरदारी सिस्टम भी कहा जाता है, उस पे बहुत सारे सवालात थे। अब देखिए कि पिछले 15 सालों में कोई 22,000 अरब रुपया सिंध गवर्नमेंट को दिया गया, लेकिन वो हमें उस तरह से बेहतरी नजर नहीं आती। कहीं ना कहीं लूप होल जरूर है, कहीं ना कहीं लीकेज जरूर हो रही है तमाम फंड्स की। दूसरी चीज ये भी है कि पीपल्स पार्टी के पास सिर्फ कराची दिखाने को था, या कराची का शहर वो बेहतर बना के दिखा सकते थे, पंजाब से वोट ले सकते थे, तो ऐसा उस पे भी बहुत ज्यादा तनकीद होती है, जो भी हम में से भी जो कराची जाता है। लेकिन राजा रियाज साहब की मुझे गुफ्तगू याद है, वो एक जगह पर इंटरव्यू दे रहे थे, वो ये फरमा रहे थे अगर पीपल्स पार्टी जो है वो जाकर काबीना में शमूलियत इख्तियार नहीं करती तो जिस तरीके से कराची में सीटें दी गई हैं, जिस तरीके से सिंध दिया गया है, बिल्कुल वैसे ही वापस लिया भी जा सकता है। बहरहाल कॉन्वर्सेशन थोड़ी आगे बढ़ाते हैं, मुझे ये बताएं इस सारे मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसे अवाम का सबसे ज्यादा वोट पड़ा, आपको उसका फ्यूचर कहां पर नजर आ रहा है? क्योंकि मैं मुख्तलिफ अगर हलकों के हवाले से बात भी करूं तो वहां पर गुफ्तगू ये होती हुई नजर आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यकीनी तौर पर लड़ाई जो है वो इन 2 सियासी जमातों के साथ नहीं, उनकी लड़ाई कहीं और है। अब के पीटीआई को 2 कदम पीछे जाना पड़ेगा या फिर किसी दूसरी ताकत को 1 कदम आगे आना पड़ेगा? क्योंकि उनकी जो इस वक्त प्रायोरिटी है वो ये है कि उनके बानी पीटीआई के ऊपर से जो केसेस हैं वो थोड़े से साइडलाइन हो, और जो उनकी क़यादत और जो उनके वर्कर्स इस वक्त जेलों में हैं वो थोड़ा सा उन लोगों को ईज मिले, रिलीफ मिले। देखिए जनाब, बेहतरी कुछ देखने में भी आ रही है। देखिए जो लोग जेलों में हैं उनकी जमानतें होना शुरू हो गई हैं, जो रूह पोस्ट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान वो अभी बाहर आना शुरू हो गए हैं। दूसरा ये है कमिंग डेज में भी इनके लिए थोड़ी बहुत आसानियां नजर आ रही हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है, एक अहम पॉइंट ये भी है, एस्पेक्ट है कि देखिए ये 2.25 करोड़ वोट लिए, मेन स्ट्रीम पार्टी है, सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है पूरे पाकिस्तान में, तो आप देखिए कि उसको मेन स्ट्रीम करना ही पड़ेगा। उसकी मेन स्ट्रीमिंग के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। आप इतने सारे लोगों को डिसएसोसिएट नहीं कर सकते, पॉलिटिकली डिसइनफ्रेंचाइज नहीं कर सकते, ये बहुत मुश्किल होगा। रियासत के लिए भी ये एक मुश्किल फैसला है, जो कि मेरा ख्याल है नहीं करना चाहिए। हम दहशतगर्दों से बात करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो मैं तो इस बात का हामी हूँ कि पीटीआई के साथ भी बात करनी चाहिए, और यही बात हम 9 मई के मुजरमान के हवाले से भी कर रहे थे, और उसके बाद जो भी हालात हुए उसके हवाले से भी बात करते थे। लेकिन फिर बहुत सारे दोस्त अहबाब, हमारे साथी 2 सहाफी तनकीद करते थे कि ये बात इस तरह से क्यों की जा रही है। उस वक्त भी मेरा मौक़िफ़ यही था कि कानून के मुताबिक मामला को आगे बढ़ाया जाए, निपटा जाए, और जिन लोगों ने ये किया, 9 मई का इंसिडेंट किया, उनको जल्द अज जल्द सजाएं दें,
और उन्हीं को दें। तमाम पार्टी पर क्रैकडाउन नहीं होना चाहिए। लेकिन मेहता साहब, फिर बहुत से लोग यही कहते हमें दिखाई दे रहे हैं कि जो लोग 9 मई में मुलविस थे, जिनमें अली मीन गंडापुर साहब भी शामिल हैं, उनकी भी जमानत हो रही है, उनको केपी के वजीर आला के तौर पर नामजद किया जा रहा है। इस नामजदगी को फिर आप किस तरह से देख रहे हैं? ये तो सूबे और वफाक के दरमियान ऐसे लग रहा है कि एक नई लड़ाई का आगाज होने जा रहा है। अच्छा, नहीं, कोई लड़ाई वाला मामला तो अब उस तरह से नहीं होगा। जो पहले भी इसी तरह के एक सवाल आया था, मैं बात करते करते रह गया। अब चीजें बेहतर होंगी, मुस्तहकम होंगी, चूंकि पीटीआई को भी अब समझ आ गई है कि सड़कों पर उनके मसाइल हल नहीं होंगे। सड़कों पे जाएंगे तो उनके लिए दलालत है। और वैसे भी उनको बार बार अब वार्निंग भी दे दी गई है कि अब आप अपनी हरकतों से बाज आएं, इंसानों की तरह पार्लिमानी सियासत करें अगर कर सकते हैं। तो कल भी बैरिस्टर गौहर का एक जो स्टेटमेंट था वो बिल्कुल मुनासिब नहीं था। और 16 महीने में मैं समझता हूँ पीटीएम इसलिए भी परफॉर्म नहीं कर सकी कि इमरान खान साहब इंटेंशनली चीजों को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, मतलब अपनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैलाने की कोशिश कर रहे थे। रोज वो कोई जलसा जुलूस भी करते थे, लॉन्ग मार्च भी उन्होंने आपने देखा कि नवंबर 2022 में किया। और भी इस तरह के बहुत सारे मामला। फिर उन्होंने IMF को भी खत वगैरह भी लिखवाया, वजीर खजाना पंजाब और वजीर खजाना केपी से। इसी तरह से तो फिर मेहता साहब, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस बात की फिर गारंटी देनी पड़ेगी कि जब तक मैं ज़रियाब के जी 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 मैं कह रहा हूं कि बैरिस्टर गौहर ने ये अगेन वो बात की है कि IMF का प्रोग्राम खतरे में पड़ सकता है अगर हमें जीती हुई नशिस्तें वापस ना दी गई। तो भाई आप के मन मंशा तो चीजें नहीं हो सकती कि आप कहेंगे कि हमें 40 सीटें दे दे, 50 सीटें दे दे और आपको वो दे दी जाए। आप देखें, कभी वो 180 का नंबर फिगर करते हैं और फिगर कोट करते हैं मीडिया में, कभी वो 160 का करते हैं, कभी 150 और कभी 130 का, कभी 125 का। लेकिन मित्रा साहब, अभी जो मामला देख रहे हैं, जो हुकूमत बनने जा रही है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से आप ही कह रहे हैं कि $49 बिलियन की हमें जरूरत है, तो जो हुकूमत बनने जा रही है इन तमाम चीजों को बेहतर समत में ले आएंगे, मईशत को ठीक कर लेंगे। कल सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत ज्यादा सरगम हमें दिखाई दी। इंडिया का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि $365 बिलियन की टाटा ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं कि वो पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी से भी अब ज्यादा हो चुका है अक्रॉस द बॉर्डर। ये खबरें आ रही हैं और हम अभी भी IMF की तरफ देख रहे हैं। बिल्कुल ये बात सही है। और वो टाटा अब एक बड़ा ग्रुप बन के सामने आया है और हमारी कोई $350 बिलियन की हमारी इकोनॉमी है। और वो देखें, $365 अरब का सिर्फ एक ग्रुप है और ऐसे और भी ग्रुप्स हैं इंडिया में। इंडिया की इकोनॉमी आप देखिए 5वीं बड़ी दुनिया की इकोनॉमी बन गई। उसकी बुनियादी वजह यही है कि वहां पे सियासी इस्तेहकाम मौजूद है। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं है। हर दूसरे साल तीसरे साल जो है वो हुकूमतों को घर भेज दिया जाता है, हुकूमतें घर चली जाती हैं और तमाम जो इकोनॉमिक एजेंडा होता है या जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज का मैनिफेस्टो होता है उस पर वो अमल दरामद ही नहीं कर पाती। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इन मामला से आगे बढ़ें, निकलें ये छोटी छोटी बातों से। और ख़ास तौर पर हमारे मीडिया में भी अब कोई पॉजिटिव चीजें देखने को मिलनी चाहिए। खास तौर पर जो पीटीआई का नैरेटिव है हमेशा से नामुनासिब रहा है, नामुनासिब भी कहा जा सकता है। उसके लिए चले अभी वो मुश्किल में सख्त वर्ड इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन वो हमेशा से चीजों को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते रहे हैं। और इमरान खान साहब को अपने अलावा किसी भी चीज की फिक्र नहीं है, अपने अलावा वो किसी भी चीज की तरफ तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं होते। उनकी परफॉर्मेंस बहुत पुअर थी 3.5 साल, लेकिन बस अब अवाम ने उनके हक में इसलिए भी फैसला दे दिया कि उनको लगा कि उनको वोट देना चाहिए। हमदर्दी का वोट बेसिकली इमरान खान साहब को मिला। बहुत सारे लोगों से मेरी बात भी हुई, उनका भी यही कहना था कि पॉपुलैरिटी से ज्यादा हमने तो हमदर्दी में वोट दे दिया कि जो उनके साथ हो रहा था, जो मामला उनके साथ हुए, तो इस चक्कर में हमने उनको वोट दे दिया। तो सीधी बात यह है कि अब इन तमाम सियासी जमातों को भी मामला को आगे बढ़ाने की जरूरत है। अब उम्मीद की जा रही है कि बिल्कुल इकोनॉमी को अगर हमें बेहतर करना है तो फिर कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार शाहिद मेतला साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन, और आज हम बात करने जा रहे हैं हॉकी के हवाले से, क्योंकि हमारा कौमी खेल है, लेकिन हम बारहा ये देखते आए हैं कि हॉकी
मोहाली का शिकार रहा है। एक्सपेंसिव गेम है और इंटरेस्ट जो लोगों का है वो भी उस तरह से डेवलप इसलिए नहीं हो सका क्योंकि हम सभी क्रिकेट के फैंस बनना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तानी हॉकी की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तानी हॉकी का भी एक बड़ा ही सुनहरा और शानदार दौर भी रहा है जिसको हम सब एंजॉय भी करते रहे हैं और हम वो मैचेस देखते रहे हैं, हम वो इवेंट्स देखते रहे हैं जो पाकिस्तानी हॉकी टीम जीती रही है। 3 ओलंपिक, 4 आलमी कप, 3 चैंपियन ट्रॉफी जीतने वाली जो टीम है वो पाकिस्तानी टीम ही है। अब लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम कुछ बड़े इवेंट से बाहर हो गए हैं, लेकिन एक बार फिर से कोशिश की जा रही है हॉकी के रिवाइवल के लिए। बिल्कुल, और हॉकी के रिवाइवल के लिए कुछ लोग हैं जो कि कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में हम ये देख रहे हैं कि वर्ल्ड हॉकी चैंपियन और हॉकी ओलंपियन ख्वाजा जुनैद साहब जो कि इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं और उनके साथ साथ मैं ये भी कहूंगी कि परवेज संधेला साहब जिन्हें आप अक्सर हमारे प्रोग्राम्स में देखते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से, लेकिन आज उनका किरदार हमारे प्रोग्राम में कुछ डिफरेंट ही होगा। तो ये दोनों पाकिस्तान में हॉकी के रिवाइवल के लिए क्या कुछ करना चाह रहे हैं, क्या मकसद लेकर पाकिस्तान पहुंचे हैं, ये उनसे जान लेते हैं। हमें ज्वाइन करें स्टूडियो में ख्वाजा जुनैद साहब, ओलंपियन हॉकी। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और साथ ही साथ परवेज संधेला साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक बताऊं आज आपका या फिर ये बताऊं कि मेरा ताल्लुक हमेशा पाकिस्तान से बताएं। ठीक, पाकिस्तान से बताएंगे। ख्वाजा साहब से स्टार्ट कर लेते क्योंकि आप तो हमारे लिए अब घर के मेंबर बन गए हैं। प्रोफेसर साहब, ख्वाजा साहब, ये जो कॉज है डेफिनेटली एक फ्रेंडली कॉज है कि पाकिस्तान के अंदर हॉकी का रिवाइवल दोबारा से किया जाए, लेकिन 2 इंटरनेशनल टीम्स को लेकर पाकिस्तान आना डेफिनेटली इसके पीछे कोई 1-1.5 हफ्ते की नहीं, काफी अरसे की मेहनत होगी। क्या कॉज है, क्या वजह है कि आपको ये लगा कि ये मैचेस बजाय हॉलैंड के करवाने के आप पाकिस्तानी टीमों को लेकर आ रहे हैं? देखिए जी, पूरी दुनिया में जो हॉकी है ना, पाकिस्तान की नेशनल गेम है, कहीं भी नहीं है। अच्छा, इस खेल ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान के परचम को बुलंद किया। अच्छा, लास्ट 3 डेकेड से ये डाउनफॉल का शिकार और स्ट्रगल कर रही है। अच्छा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि एकेडमिया से डिलीट हो चुकी है, बीइंग एक्सपेंसिव स्पोर्ट, और उसके बाद कोई भी इंटरनेशनल इवेंट नहीं हो रहा। फिर हमारी फेडरेशन के पास पैसे नहीं होते, हम बाहर नहीं जा सकते, इवेंट्स मिस करते हैं। तो उसका जो बेहतरीन वे आउट होता है वो ये होता है कि आप यहाँ पर इनवाइट करके, क्योंकि पाकिस्तान इज़ अ पीसफुल कंट्री, और यहाँ इनवाइट करके यहाँ पे खिलाएं और हमारे वो बच्चे जो टैलेंटेड हैं उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, फिर वो सिलेक्ट होकर नेशनल टीम में जाएं। तो ये 22 ईयर्स के बाद ये टीम इधर आई है और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये लास्ट मैच हुआ और हमारी जो टीम है HEC की, उसने उस मैच को 2-1 से जीता है। और ये एक बहुत ऑनर की बात है उन बच्चों के लिए जिन्होंने कभी भी इंटरनेशनल हॉकी नहीं खेली। तो कितने फ्रेंडली मैचेस हैं जो कि अब होने जा रहे हैं लाहौर में, इस्लामाबाद में, जिस तरह से हम ऑफ द कैंप भी बात कर रहे थे? ये 3 मैचेस है जी, एक 21 को हो चुका और एक आज मैच है 23 को, एंड देन 21 को, फिर 23 को इस्लामाबाद में। ठीक है। जिना कॉम्प्लेक्स में नसीर बुंदा हॉकी स्टेडियम में होगा मैच। ठीक है। तो परवेज साहब, आपकी इन्वॉल्वमेंट अब मैं जानना चाहूंगा, आप किस तरह से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप किस तरह से हेल्पफुल हैं तमाम हॉकी टीम के साथ, और इसको दोबारा से रिवाइव किस तरह से कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखें, एक तो ये टीम हॉलैंड से आई है और हमारे साथी हैं जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से वहाँ पर हमारे साथ काम करते हैं। वो साबिक हॉकी प्लेयर हैं, सैयद इकरार शाह साहब, वो इसमें इन्वॉल्व है वहाँ से। तो जब वो वहाँ से ये सब कुछ कर रहे थे तो उन्होंने कहा जिस नीला साहब आप उधर हैं तो जो हो सके इस हॉकी के लिए करना। और हमारा बड़ा प्यार है, मतलब ख्वाजा साहब से बहुत ज़्यादा प्यार है। ख्वाजा साहब ने भी कहा कि जिस पे इन्वॉल्व होना, और उस दिन के बाद सोचा कि अगर ख्वाजा साहब इतनी मेहनत कर रहे हैं बगैर किसी बहुत बड़ी हुकूमती सपोर्ट के इतना बड़ा इवेंट लेके, देखें ये 1 दिन ही 6 महीने की मेहनत है इसके पीछे। तो इन बच्चों का यहाँ पर आना, खेलना, तो इसमें इन्वॉल्व हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ हो सके। और उसके लिए मैं बल्कि यहाँ पे शुक्रिया अदा करूँगा, आज शाम को गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब ने भी टीम को बुलाया है, उनके आज़ाद में अशाइया दिया है, उनकी भी मेहरबानी है। ख्वाजा साहब अभी आपको बताएंगे कि इसमें पुलिस की, IG साहब की कितनी मेहरबानी है। तो हमारी कोशिश ये है कि जी पाकिस्तान दोबारा एक दफ़ा फिर दुनिया में जाना जाए, क्रिकेट के नाम से, हॉकी के नाम से, स्क्वैश के नाम में। आपको याद होगा शायद हमारे तो ये बड़ी अवाइल जो जवानी के दिन थे, हम फख्र महसूस करते थे कि पाकिस्तान का नाम आता था कि ये क्रिकेट में चैंपियन है, ये हॉकी में चैंपियन है, स्क्वैश में चैंपियन। ये पाकिस्तान की पहचान हुआ करती थी। और इंशाल्लाह हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आगे जाकर भी पाकिस्तान की यही पहचान रहे। अच्छा परवेज साहब, ये वो टाइम है कि जब हम देख रहे हैं पाकिस्तान में PSL सीजन 9 चल रहा है और लोगों की बड़ी जो अट्रैक्शन है वो PSL अपनी तरफ डाइवर्ट करता है। तो आप मुझे ये बताएगा, ऐसे में हॉकी मैचेस को ऑर्गेनाइज करना, ये आपको क्या लगता है कि कितना बड़ा टफ कंपटीशन हो सकता है? क्योंकि दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जहां पर लोग PSL की टिकट जाके पास जाके खरीदे, वहां पर आपने इस फ्रेंडली मैच को लोगों के लिए बड़ा फ्री रखा है। जी, इसलिए फ्री रखा है कि लोग ज्यादा से ज्यादा
आ सके, लोगों को यहाँ पे आने में मुश्किलात पेश ना हो, उनको ये ना हो कि यहाँ पे टिकट लेना है, लंबी लाइन में लगना है, और बहुत ज़्यादा आसानियां पैदा कर रहे हैं कि लोगों को एक दफ़ा आप स्टेडियम तक लेके आए। देखें, आपके व्यूअर्स सुनने वालों के लिए मैं आपको बताता चलूं, ख्वाजा साहब बता लेंगे कि यहाँ पे 1 लाख प्लस, अब क्रिकेट के स्टेडियम में कितने लोग नहीं बैठते जितने हॉकी के स्टेडियम में बैठते हैं। तो ये दादा करें कि क्रिकेट से ज्यादा पॉपुलर पाकिस्तान में हॉकी हुआ करती थी और नेशनल गेम है, तो इसलिए कोशिश दोबारा की जा रही है कि लोग ज्यादा से ज्यादा। आज भी हमारी कोशिश है कि बहुत हमने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी डायरेक्टर्स को खत लिखा है कि आप अपने बच्चों को भेजें। जो बच्चे पिछले मैच में आए थे उनमें से कुछ बच्चे ऐसे थे, वो कह रहे थे कि जो इससे पिछला यहाँ पर कोई इंटरनेशनल मैच हुआ है तब हम पैदा भी नहीं हुए थे। तो पाकिस्तान में वो बच्चे जो आज भी देखने आ रहे हैं, उनकी जिंदगी में इससे पहले कभी इंटरनेशनल 22 साल बाद 22 साल बाद कोई टीम आ रही है। लेकिन ख्वाजा साहब, आप फिर किस तरह से देख रहे हैं कि अगर रिवाइवल की तरफ जाना है, फिर इस तरह के जो इवेंट्स हैं, इस तरह की जो टीम्स बाहर से आ रही हैं, उनकी कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी होगी। जी बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। देखें, मैं बताऊं, सबसे पहले स्टेक होल्डर को, जैसे प्रवेश भाई ने बताया कि इनको टेबल पे लाना पड़ता है, तो हमारी बहुत गुड लक थी जिसमें पंजाब पुलिस ने हमें सिक्योरिटी के हवाले से और भी स्पोर्ट के हवाले से बहुत आउटस्टैंडिंग सपोर्ट की है, जिसमें मैं उस्मान अनवर का नाम ना लूँ, महबूब लैला साहब का और अतर इस्माइल साहब का, तो बहुत ज़्यादती होगी। इसी तरह पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हमें परमिशन दी टीम बुलाएं, इसी तरह पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, इसी तरह पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड, ऑन द टॉप ऑफ दैट HEC जो टीम खेल रही है, HEC के डॉक्टर मुख्तार साहब हैं जो चेयरमैन है, उन्होंने कहा जी कि आप किसी तरह की परेशानी टीम बुलाएं। तो टीम को इनवाइट हमने किया और इन सब लोगों ने हमें सपोर्ट किया। मैं समझता हूँ अलमारा फाउंडेशन है, बेशुमार ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस इवेंट को ओन किया आके, तब ये इवेंट हैपन हुआ है। अगर ये स्टेक होल्डर्स नहीं आएंगे, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, मलक जाहिद साहब हैं, उन्होंने कहा जी खाई साहब इनके जितने भी गिफ्ट्स हैं, जो भी इनामत हम देंगे, मैं समझता हूँ ये इट्स अ पिनेट कंट्रीब्यूशन है और यू नो सपोर्टर्स। लेकिन आपका सिस्टम, आपका मैकेनिज्म, आपका एक मॉडल होना चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता कि आप जाके पैसे मांगे और मैं कुछ कर लूँ, ये नहीं होना चाहिए। आप एक, जैसे परवेज साहब ने कहा, इसको अक्टूबर से हमने स्टार्ट किया था और आज फरवरी में ये टीम आई है, तो ये प्लान होना चाहिए हर चीज़ का। और जो आपने बात की कंसिस्टेंसी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर फिर ही हमने 20 साल वेट करना है नेक्स्ट टीम का, तो फिर मेरा हॉकी को हमें रोक देना चाहिए। और जैसे इंशाल्लाह इसी साल ये टीम ये मैचेस बायलैटरल है, अगस्त में ये टीम नेदरलैंड जा रही है। ये बच्चे जिन्होंने मैं बताऊं, यकीन करें शायद कभी ये कसूर नहीं गए होंगे, लेकिन ये जाके नेदरलैंड में मैचेस खेलेंगे। इसी तरह जर्मन फीमेल टीम, उन्होंने भी हमें ये मैच, जो पहला मैच हुआ देख के, उन्होंने भी हमें कहा जी हम विजिट करना चाह रहे हैं। मोस्ट लाइकली अक्टूबर में वो पाकिस्तान आएंगे। ठीक है। और जैसे आप अभी हमें बता रहे थे, जब हम डिस्कस कर रहे थे ब्रेक में भी, कि कुछ तकरीबन 400 के करीब स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी हॉकी अकेडमी में सीख रहे हैं, तो उसका क्या एक प्रोसीजर है? क्योंकि अब देखने वाले तो देख रहे हैं, जो लोग सीखना चाहते हैं, जो आना चाहते हैं, ताकि उन्हें, जो हॉकी लवर्स हैं, वो स्टेडियम तक इजीली पहुंच सकें। जैसे कि एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, बट लोगों को अट्रैक्ट करना है, उसके लिए मैं चाहूंगा आप थोड़ी सी डिटेल्स। बिल्कुल, आपने बड़ा इस प्रोग्राम के हवाले से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ इस क्वेश्चन का। देखिए, हमारे पास इसको 400 के बच्चे हैं और हमने एक एकेडमी, इसकी ब्रांच इस्लामाबाद में भी खोली है, और उसके लिए मैं बहुत मशकूर हूँ जमुर्द खान साहब का कि स्वीट होम के जो बच्चे हैं वो सारे आके हॉकी खेल रहे हैं। इसी तरह महबूब लैला साहब हैं जो DID हैं, जो अलमारा फाउंडेशन, उनकी मिसेज है सोफिया राइट, उनके साथ हमारा MOU है। उनके 150 प्लस बच्चे हैं, वो सारे हॉकी खेल रहे हैं, जो 3 ईयर्स से लेके 11 ईयर्स तक है। ठीक है जी। और अमजद साकिब साहब है अखुवत पहले, वो उन्होंने हमें फुल सपोर्ट किया हुआ, तो ये एकेडमी का एक मॉडल बन गया हुआ है। ठीक है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अलावा प्राइवेट लोग भी हैं। अच्छा, हॉकी स्पोर्ट्स कोई भी हो, अंडर प्रिविलेज लोग होते हैं, याद रखें। और अभी हमने जब ये देखा हॉकी खेलना कोई नहीं चाहता है, तो फिर हमने इन इदारों से रब्ता किया। अभी SOS से रब्ता हुआ है, SOS के बच्चे भी खेलने आ रहे हैं। तो हमारा मॉडल किया कि हम वो बच्चे जिनको इस वक्त कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा और वो हीरे हैं, याद रखें। मैं यह मेंशन करता चलूँ, और मेरा बताना ज़रूरी भी है, सक्सेस स्टोरी कि हमने एक बच्चे को गली से पकड़ा, स्ट्रीट चिल्ड्रन, 2 साल के बाद वो नेक्स्ट लेवल पे HSN में पढ़ रहा है। और मैं यहाँ, मुझे कोई शर्म नहीं आ रही बताते हुए कि उसके फादर जो वो छलियों की रेडी लगाते हैं, बट दिस चैप इज नाउ इन HSN कॉलेज। तो हमारी अकेडमी से 3 बच्चे जो वो HSN कॉलेज में गए हैं, और जो 12 बच्चे हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो ये नॉट ओनली द स्पोर्ट, इज चेंजिंग लाइफ थ्रू स्पोर्ट्स। सही। तो संदीप साहब, जब हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान का कौमी खेल पाकिस्तान ही की सरजमीन पर 22 साल बाद खेला जा रहा है, तो ये बताएगा कि इसकी उसके लिए वॉच टाइम के लिए कोई मीडिया ब्रॉडकास्टिंग के लिए कुछ इकदाम किए आप लोगों ने, या फिर डिजिटल मीडिया पर कहीं दिखाया जा रहा हो?
जी डिजिटल मीडिया पर ये लाइव दिखाया जा रहा है। ठीक है। किस प्लेटफॉर्म से? सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है, यूट्यूब पर। ख्वाजा जुनैद हॉकी अकेडमी के प्लेयर केजे जी ख्वाजा साहब के जो पेजेस हैं वहां पर, जो सोशल मीडिया के जितने पेजेस हैं वहां पर लाइव दिखाया जा रहा है, क्योंकि जाहिर है जो बच्चे वहां से खेलने के आए हैं उनके पेरेंट्स, उनके स्कूल, उनके क्लब वहां पर इसको देखना चाहते हैं। इसको दिखाया जा रहा है। और फिर पाकिस्तान का मीडिया जो है, मैं इस बात पे बल्कि शुक्रगुजार हूँ मीडिया का, हमेशा शायकी रहते हैं मीडिया से, लेकिन मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि मीडिया के तमाम बड़े चैनल्स वो हैं, इसको वो दिखा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि पाकिस्तान में हॉकी की टीम आई हुई है। जैसे हम लोग कल वाघा बॉर्डर गए हैं, हम लोग सियालकोट लेके गए हैं। अच्छा, ये बच्चे सियालकोट जाके इतना खुश हुए हैं जब इन्होंने जाकर देखा है कि सियालकोट की जो कंपनियां हैं वो हॉलैंड के साथ 1955 से काम कर रही हैं। और स्पोर्ट्स वो देख के परेशान थे कि ये जितनी शिपमेंट पड़ी है गोदामों में, ये सारी की सारी हॉलैंड और जर्मनी जा रही है। सो दे वाज वेरी हैप्पी। और वो इस बात पे बच्चे बड़े खुश हैं कि, और वो सोचते ये हैं कि हम लोग अभी अंडर 19 खेलने आए हैं और एक वक्त आएगा इंशाल्लाह पाकिस्तान, हम लोग अपनी डच नेशनल टीम के साथ खेलने आएंगे, तो हम अपने बताएंगे लोगों को हम इस पहले यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये बड़ा अच्छा मैसेज है हर लिहाज से जो जा रहा है। और मैं उम्मीद ये भी करता हूँ कि आने वाले दिनों में अल्लाह ताला की ज़ात खैर करे। देखें, जो इस वक्त माहौल है उसको हम लोग यूथ से बदल सकते हैं। तो यूथ के हक में आप बैट देंगे, यूथ के हक में बल्ला देंगे, उनके हक में हॉकी की स्टिक देंगे, तो फिर ही इस मुल्क की कुछ बदलता नजर आएगा। बाकी तो सिचुएशन आपके सामने ही है। मैं इसमें ऐड करता चलो, देखें जी परवेज संडेला साहब की जो स्पोर्ट है ना, मैं आपको दिस इज नेक्स्ट लेवल। इसी तरह क्यू लिंक्स है, इसी तरह लिप्टन वालों ने भी एट द 11th आवर आके अभी ऑन किया कि जी नॉट ओनली क्रिकेट, हम हॉकी में भी आएंगे। और मैं आपके प्लेटफॉर्म से मैसेज देना चाहता हूं कि मरियम नवाज साहबा बनने जा रही हैं सीएम, और हम स्पोर्ट्स हैं, हमें हमारी आंखों में पाकिस्तान का परचम रहता है, ये मिट्टी रहती है, आज़ाद मुल्क है। कल बॉर्डर पे गए, उस तरह हम जा ही नहीं सकते। जब स्पोर्ट्स वहाँ जाके जीती है तो हमने कौमी तिरंगा भी 89 में वहाँ बजाया था, परचम भी चढ़ा था। तो लिहाजा उनको मेरा मैसेज है आपके इस प्लेटफॉर्म से कि हॉकी को प्रायोरिटी भी रखें। ये वो चीज़ है जो यूथ को अट्रैक्ट करती है, जो पूरे पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया में लेके जाती है, और इससे पार्टियां भी बड़ी हो जाती हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हॉकी ओलंपियन ख्वाजा जुनैद और परवेज संदेला सब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाजरीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। स्टे ट्यून्ड न्यू पाकिस्तान। जी वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज मेरे ख्याल से हमारी टीम ने सोचा कि अनवार ने पिंक टाई लगाई है, जरियाब ने पिंक सूट पहना है, तो क्यों ना पिंक पिंक कुछ खाना जो है वो भी इंट्रोड्यूस करवाया जाए, क्योंकि बिरयानी एक ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर है। आप चाहे लाहौर जाएं, आप चाहे फैसलाबाद, कराची, कहीं पर भी लोग आपको बिरयानी लवर्स ही मिलते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर आपको बिरयानी पिंक मिलना शुरू होते तो अनवार कैसा लगेगा? जब हर चीज़ उसमें पिंक होगी तो मेरा नहीं ख्याल कि वो हम जैसे शौकीन लोग जो कि यहाँ की बिरयानी बड़ी जबरदस्त होती है, कलरफुल बिरयानी होती है, तो वो सिर्फ अगर पिंक कलर में है, जैसे कि हम स्टोरी जो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये स्टोरी है जिसमें पिंकी बिरयानी की एक भारतीय खातून शेफ हैं जिन्होंने अपने एक अनोखे अंदाज में बिरयानी को बनाया है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि जिसमें जो तमाम इंग्रेडिएंट्स थे उनको उन्होंने पिंक कलर दे दिया है। हत्ता के जो रायता था वो भी उन्होंने पिंक कलर का बना दिया, जिस पर सोशल मीडिया सार्फिन बड़ी तनकीद उन पर कर रहे हैं। मनाजिर भी इस वक्त आप देख रहे हैं और रायता भी पिंक है। इस वीडियो को देखने के बाद से लोगों ने, जहां हिना साहिबा हैं, ये इनकी तख्लीकी सलाहियतों की अच्छा, हमारे प्रोड्यूसर साहब हमारे कान में अक्सर बातें करते रहते हैं, तो अभी भी वो यही कह रही है कि इन्होंने पिंक रायता कैसे बनाया होगा, कि स्ट्रॉबेरी डाली होगी। तो मैं भी आपको बता देती हूँ, जैसे मुतंजन बनता है ना, तो मुतंजन के अंदर 5 से 6 रंग इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे वो कश्मीरी चाय के लिए भी एक खास कलर इस्तेमाल होता है, तो ये वो वाला कलर होता है कि जिसको आप पानी में हल्का सा घोलकर तो दूध या रायते में जिसमें भी डालेंगे, दही में डालेंगे, तो वो कलर ले लेते हैं। तो खैर फिर भी इनकी माशाल्लाह तख्लीकी सलाहियतों को दाद देनी पड़ेगी, जिन्होंने हर एक चीज के ऊपर पिंक कलर चढ़ा दिया है। लेकिन कुछ लोग उस पर तनकीद भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ऐसे ही है। और लेकिन अच्छा, मुतासिर ये कहां से हुई है? ये मेरे और आपकी टाई या सूट के कलर से मुतासिर नहीं हुई, हॉलीवुड की फिल्म बारबी आई थी, उससे मुतासिर होकर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया है, जो कि कई लोगों को बहुत पसंद आया है, उन्हें उसमें कामयाबी भी मिली है। लेकिन बहुत से लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि बिरयानी हम शर्मिंदा हैं। हाँ, लेकिन कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है कि नेक्स्ट टाइम आपने बारबी निहारी बनानी है और बारबी कुलचे भी बनाने हैं। तो मतलब ये नहीं कि ऐसे भी लोग मौजूद हैं। मेरा ख्याल हम सब खाना छोड़ देंगे। वो तो वो जो मेडिसिन के सिरप्स होते हैं, तो वो तो अगर निहारी बनेगी तो वो तो उस तरह की उसकी जो लुक एंड फील है वो आएगी। लेकिन अनवार, कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जिनको पिंक कलर, वो इतने ऑब्सेस्ड होते हैं पिंक कलर से कि उनको ये बड़ी अट्रैक्ट करेगी पिंक बिरयानी। लेकिन आप तो जैसे घर में चलें काम करती हैं, खाने शाने शायद पकाती होंगी। नहीं, यकीनन। अच्छा, पकाती हैं, ठीक है। तो किस तरह से ये कलर्स जो हैं वो भी
कोई टेस्ट डिफरेंट हो जाता है? हाँ, थोड़ा सा जो जैसे बिरयानी टेस्ट, का हाँ, टेस्ट थोड़ा सा होगा? हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता, क्योंकि जब आप कलर की क्वांटिटी को आप जर्दा रंग में जब दम लगाते हैं तो देखते हैं तो थोड़ा सा आप लोग डालते हैं। इसी तरह से जितने भी मसाले हैं ना, अगर आप उनको हल्का सा पानी का छटा डालकर और या जाफरान के साथ मिक्स कर, वो जो केवड़ा होता है उसके साथ मिक्स कर देते तो ये कलर बहुत जल्दी ले लेते हैं, पैक कर लेते हैं। तो वो छोटा सा जो एक छोटा सा चुटकी भी होती है ना, जैसे नमक बराबर भी होती है, वो भी इन कलर्स के लिए काफी होती है। टेस्ट फिर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है? इतना नहीं होता, 19-20 आप कह सकते हैं। इन्होंने पिंक कर दिया है। नहीं, इतना नहीं हो सकता। 19-20 के हद तक हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होता। हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि खाना जब आप खाते हैं और जैसा से पिंक कलर को हम एसोसिएट करते हैं मीठे से, तो वो फिर कितना मुश्किल होगा उसको टेस्ट बर्ड्स को डेवलप करना, क्योंकि हमारी आंखें जब खाने को देखती हैं, आंखों की भी खुराक होती है, आंखों से ही तो वो आपको बिरयानी खाई जाती है, वो बढ़ जाती है कि मैंने इतनी बिरयानी खानी है। लेकिन जब आंखें देख रही हैं कि पिंक कलर है, तो वो उसको डाइजेस्ट करना भी तो फिर अब ये तो यही हो सकता है, या तो मैं बना दूं, ठीक है, किसी दिन आप लोगों के लिए पिंक बिरयानी, या फिर आप घर जाके अपनी बेगम से मुतालबा करें और वो पिंक बिरयानी बनाएं। हमारे लिए शादी वाली बना दे, हम वही खा लेंगे, आप इतनी मेहनत ना कीजिएगा। चले शादी वाली आम रूटीन में चलती है ना, तो वो अब देखते हैं कि जरिए आप हमें कब खिलाते हैं। लेकिन इस खातून की जानिब से जो बिरयानी बनाई गई है वो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रही है, और इस तरह की जो हरकत व सकनात हैं वो आपको फेमस भी रातों रात कर देती है, जिस तरह से ये फेमस हुई है। तो आपके इस बारे में क्या ख्यालात हैं? अपने ख्यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में भी जरूर कीजिएगा, हमारे साथ शेयर कीजिएगा। ब्रेक लेते हैं, हेडलाइंस के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से हम बात करने जा रहे हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो कि रात गए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से की गई है, और जिसमें कुछ फैसला साजी की गई है। शहबाज शरीफ वजीर आजम होंगे, आसिफ अली जरदारी सदर के उम्मीदवार हैं। ये तमाम तर फैसले अब दोनों जमातों की तरफ से ले लिए गए हैं, और ऐसा नजर आ रहा है कि दोनों जमातें मुस्तकबिल में हमें साथ चलती दिखाई दे रही हैं। और बहुत से जो एनालिस्ट थे वो बार बार यही कह रहे थे कि इन फ्यूचर यही सब कुछ होने जा रहा है, PDM2 के तर्ज की एक और हुकूमत होगी जो कि मुल्क पर हमें राज करती हुई दिखाई देगी। इसी सूरत हाल पर हम मजीद बात करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी अली बदर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं, जब बिलावल भुट्टो जरदारी जलसों में थे, कैंपेन कर रहे थे, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अगेंस्ट वो काफ़ी बातें करते हमें दिखाई दिए हैं। सियासी नैरेटिव भी बिल्डअप करना होता है, लेकिन उसके बाद हमने देखा बिलावल का एक बड़ा सख्त स्टांस रहा था कि वो मुस्लिम लीग नून के साथ किसी भी सूरत नहीं बैठेंगे। मुल्क के फलाह के लिए आप लोग साथ बैठे हैं, हम इस बात को कंप्लीटली एग्री करते हैं, लेकिन ये तमाम चीज़ें अभी जो हो रही हैं ये एज एक्सपेक्टेड थी, या फिर यही बहुत से हल्के कह रहे हैं कि कहीं से प्रेशर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर आया या बिलावल भुट्टो जरदारी पर आया, उनके वालिद साहब ने भी उन्हें समझाया, तो अब वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ बैठने के लिए रजामंद हो गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह बखैर जी, सब देखने वालों को भी, आपको भी, और आपका शुक्रिया कि आपने अपने मॉर्निंग शो में मुझे बुलाया। देखिए, असल बात यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पे कहीं से कोई प्रेशर नहीं आया। उनका एक असूली मौक़िफ़ था, तो वो कह रहे थे कि हमने हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना, तो वो हुकूमत का हिस्सा मतलब कि कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि जो एक तासुर क्रिएट किया जा रहा था, वो तासुर ये था कि शायद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिद की सियासत करना चाह रहे हैं। ऐसी बिल्कुल बात नहीं, वो जिद की सियासत पे यकीन नहीं रखते, उनके अंदर बहुत लचक है। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन के बाद जब नतीजा आया है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का, उस नतीजे के को अगर आप देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जितनी नशिस्तें हासिल की हैं उससे ज्यादा PMLN और उससे ज्यादा PTI के इंडिपेंडेंट अराकीन की है। और अगर इस सूरत हाल को अगर देखें, तमाम लोगों की नशिस्तों को देखा जाए, कोई भी ऐसी एक जमात नहीं है जो इंडिपेंडेंटली हुकूमत बना सके। तो जब कोई हुकूमत बना नहीं सकेगा तो फिर कोई ना कोई गैर जमहूरी कुव्वत कुछ अरसा गुजरने के बाद इस चीज का फायदा उठाएगी कि आप लोग मिलके, अगर पॉलिटिकल पार्टीज मिलके निजाम नहीं चला सकती तो फिर यहाँ पे जमहूरी निजाम होना ही नहीं चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो कि अपॉर्चुनिस्ट हैं, जो कि आजकल एहतजाज कर रहे हैं और आवाजें उठा रहे हैं कि जिनको इलेक्शन में शिकस्त हो गई है लोगों से, तो वो तमाम लोग चाहते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत की जो बिसात है उसको लपेट दिया जाए। और जैसे पहले कभी इमरजेंसी या मार्शल लॉ के अदवार गुजरे हैं जिसमें इन्हीं लोगों का फायदा होता था जो आज इलेक्शन हारे, वो तो यही चाहते हैं कि जमहूरियत यहाँ पे ना पनपने पाए और जमहूरी निजाम को लपेट दिया जाए।
लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की आप सोच को आप सलाम करें, आप उनको यू मस्ट अप्रिशिएट कि उन्होंने अपने तमाम सियासी मुखालफिन के होने के बावजूद उन्होंने कहा कि हम अपना जो वोट है वो जो भी हुकूमत बनाए, चाहे वो कोई भी, तो हम उसको वोट देंगे, लेकिन वोट तो उसी को और सपोर्ट उसी को देते हैं जो मांगे। तो हमसे सबसे पहले पीएमएलएन ने डिमांड की और तो अली बदर साहब लेकिन बड़ी शराइत के साथ नहीं अनकंडीशनली अली बदर साहब बड़ी कंडीशंस लगाई आपने कि ये ओहदा चाहिए, तमाम आईनी ओहदे चाहिए, फलाना गवर्नर चाहिए, और अब ये भी खबरें मतलब इनकी गर्दिश कर रही हैं कि काबीना में नहीं बैठेंगे, लेकिन पहले तो कहा गया कि हुकूमत का हिस्सा भी नहीं होंगे। चले मान लिया जाए कुछ रोज के बाद, कुछ हफ्तों बाद फैसला तब्दील हो जाता है, आप लोग काबीना का हिस्सा बनते हैं, तो क्या लग रहा है आपको कि कौन सा पोर्टफोलियो रखेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपने पास? जी ऐसा है कि अभी तक जब बिलावल साहब ने डिसाइड किया कि हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो हुकूमत का हिस्सा बनने का मतलब है कैबिनेट के अंदर हमारा कोई भी मेंबर नहीं बैठेगा। हम अनकंडीशनल सपोर्ट देंगे कैबिनेट के अंदर। हुकूमत जो है वो मियां शहबाज शरीफ साहब लीड करेंगे और मियां शहबाज शरीफ साहब अपनी ही टीम के लोगों को अपनी मर्जी से रखेंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना तो कभी किसी ओहदे की डिमांड की है, ना तो जिस टाइम पे शहबाज शरीफ साहब ने आके रिक्वेस्ट की थी कि पीपल्स पार्टी हमें सपोर्ट करे ताकि, तो उस टाइम पे पीपल्स पार्टी ने अनकंडीशनल जो है सपोर्ट का ऐलान कर दिया था कि हम सपोर्ट देंगे पीएमएलएन को। उस टाइम पे तो नवाज शरीफ साहब कैंडिडेट थे, तो नवाज शरीफ साहब ने बाद में मियां शहबाज शरीफ साहब को किया, और अभी शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कहा गया कि चूंकि पीएमएलएन का प्राइम मिनिस्टर आ रहा है तो हम आपको फॉर द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हम सपोर्ट करेंगे जो है पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को। तो देखें ये तो गिव एंड टेक होता है, इसमें कोई कंडीशन नहीं होती, कोई शराइत नहीं होती, और शराइत तब होती कि जब बिलावल साहब कहते कि नहीं प्राइम मिनिस्टर पीपल्स पार्टी का ही होगा, या हमें 10 नहीं 15 वजारतें चाहिए। हम तो वजारत ले ही नहीं रहे, असल पावर तो वजारत में होती है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, तो मसला है ना कि आप लोग वजारत नहीं ले रहे, जितना भी नजला गिरेगा वो सारा का सारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे गिरेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो माजिद साहब फिर से नीवी होकर निकल जाएगी। नहीं मैडम ऐसा नहीं है। देखिए असल बात यह है कि जब पीछे एक्सपीरियंस हुआ था पीडीएम के अंदर कि पीपल्स पार्टी भी चंद वजारतों पे बैठी और बाकी लोग भी बैठे, उसके बाद आप किसी के ऊपर ये नहीं कह सकते थे कि इसकी वजह से पॉलिटिकल डैमेज हुआ और इसकी वजह से उस पॉलिटिकल डैमेज का पीपल्स पार्टी भी शिकार हुई थी। तो यहाँ पे पीपल्स पार्टी देखें, यू मस्ट अप्रिशिएट कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि पीएमएलएन अगर का लीडर लीड कर रहा है, दे आर टेकिंग द लीड, तो वो अपनी कैबिनेट मेंबर से बनाए, अपनी पॉलिसी बनाए, अपनी स्ट्रेटजी बनाए, अपनी इम्प्लीमेंटेशन करें। इंटरनल एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं, कल को वो ये तो ब्लेम नहीं करेंगे कि पीपल्स पार्टी के मेंबर्स कैबिनेट में बैठे और इन्होंने अपने मैनिफेस्टो इंप्लीमेंट करने की खातिर हमारी चीजों को इंप्लीमेंट नहीं होने दिया। तो हम चाहते हैं कि दे शुड हैव द फुल अथॉरिटी टू लीड पाकिस्तान। तो इसमें तो अप्रिशिएट करना चाहिए, इसमें नजला गिरने वाली क्या बात है। देखिए अगर मियां नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब ये समझते थे कि उनके पास ऐसी चीजें हैं, ऐसे फॉर्मूले हैं जिससे पाकिस्तान टर्न अराउंड करेगा, तो पीपल्स पार्टी तो ये सपोर्ट कर रही है कि आप पाकिस्तान को टर्न अराउंड करें, मसाइल से निकालें। तो इस चीज को तो अप्रिशिएट करना चाहिए। हम तो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप तो बड़ी क्लियर है अपने स्टांस में, तो वी आर नॉट इवन ग्रीडी फॉर पावर। तो हम तो चाहते नहीं है कि हम हुकूमत में आए। तो इस चीज को तो आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि हम एक ऐसे निजाम को चलाने के लिए करें जिससे जमहूरियत पाकिस्तान, पाकिस्तान के अवाम का फायदा हो, आने वाली नस्लों का फायदा हो। अगर हम इफ वी वुड हैव बीन ग्रीडी फॉर पावर, तो हम कहते हैं कि जी हमारा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होता, फिर आप प्राइम मिनिस्टरशिप की तरफ जाते हैं। लेकिन अली साहब यहाँ पर सवाल ये है कि कुछ लोग ये भी कहते दिखाई दिए कि बहुत से ऐसे फार्मूलाज हैं जिनके तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी बात की है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ 3 साल के लिए वजीर आजम होंगे, उसके बाद 2 साल के लिए जो वजीर आजम हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। इस तरह का तो कोई फार्मूला इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। देखिए ऐसे किसी फॉर्मूले पे पीपल्स पार्टी ना यकीन रखती है ना करेगी। ये गवर्नमेंट आएगी तो ये 5 साल पूरे करेगी और पीपल्स पार्टी कहीं पे ऐसा इकदाम नहीं करेगी जिससे पीपल्स पार्टी अपना वजीर आजम लाना चाहे। जी
सही। अच्छा, ये भी बताइएगा। जी जी जी, शायद आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो गई थी। प्लीज अली बदर साहब कंटिन्यू कीजिएगा। जी, मैं सिर्फ ये बात कर रहा था कि ये जो फॉर्मूला है 3 और 2 वाला, ये तो पाकिस्तान के लिए जो पॉलिसीज बनेंगी उसको मुस्तहकम नहीं कर सकता। तो लिहाजा अगर एक कॉन्टिन्यूटी चल रही होगी 3 साल से प्राइम मिनिस्टर की, तो वो ही कंटिन्यू करे। और पीपल्स पार्टी हैविंग सो मेनी रिजर्वेशंस अबाउट द इलेक्शंस एंड देयर पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, तो पीपल्स पार्टी उसके बावजूद ये समझती है कि आप सियासी मुखालफीन को भी सपोर्ट करें ताकि ये निज़ाम आगे चलना चाहिए। तो लिहाजा हम तो जिद की और पावर पॉलिटिक्स के ऊपर ये चाहते ही नहीं है कि हमको इक़्तिदार हमें ही मिले। हम तो चाहते हैं कि अवाम जिसको इलेक्ट करे वो आए, हुकूमत बनाए। अगर लम्हे के लिए मान भी लिया जाए कि पावर पॉलिटिक्स आप लोग नहीं करे, वो अलग बात है कि आप लोगों ने होम्योपैथिक ओहदे ले लिए जिनका फायदा तो है पर नुकसान कोई नहीं है। लेकिन इस बावजूद इसके कि अगर बिलावल भुट्टो साहब हमें कैबिनेट का हिस्सा बनते हुए नजर नहीं है, तो फिर क्या होगा? क्या वजारत आला के ओहदे पर बैठेंगे सिंध में जाके, या फिर दूर से बैठकर पार्टी को गाइड करेंगे कि आगे चलकर मामला, क्योंकि ऑपोजिशन का भी हिस्सा वो नहीं बन रहे, होगा क्या? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2 सूबों में अपनी हुकूमत बनाएगी जहां पे मेजॉरिटी में है। वहां पे बहुत सारी चीजों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चूंकि उनके पास 16-18 माह का एक एक्सपीरियंस है वजारत खारजा का, तो अब उनको बहुत ज्यादा क्लैरिटी है, समझ है कि वह हुकूमती मामलात को कैसे ओवरसी किया जाता है, सुपरवाइज किया जाता है। तो वो एज ए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत सारी जगहों पे ओवरसी कर रहे होंगे, सुपरवाइज कर रहे होंगे और अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रहे होंगे। पंजाब में, केपी में, एजेके में, गिलगित बल्तिस्तान में और बलूचिस्तान में। तो ये बिलावल साहब का रोल होगा ताकि आइंदा इलेक्शन की वो तैयारी कर रहे हो। और इसके ऊपर तो मैं समझता हूं कि करना भी चाहिए, क्योंकि जब वो 16 माह के अंदर वजीर खारजा बने थे तो अपनी पार्टी को टाइम नहीं दे सके थे। और उसी की वजह से आप देखें कि पार्टी को आज इलेक्शन में जितनी सीटें हासिल करनी चाहिए थी उतनी नहीं कर सके, लेकिन फिर भी पहले से बेहतर कारकर्दगी थी। और लोगों ने, नौजवानों ने, खवातीन ने इस दफा बहुत ज्यादा बाहर निकल के पीपल्स पार्टी को और बिलावल साहब की कैंपेन को अप्रिशिएट किया है। तो मैं समझता हूं कि बिलावल साहब को पार्टी पे फोकस करना चाहिए, लोगों के साथ रिकनेक्शन बिल्ड करना चाहिए जो उनकी वालदा और उनके नाना का था। तो ये बहुत जरूरी है आने वाले टाइम में। ठीक है। और गवर्नर पंजाब से ही होगा या फिर किसी और सूबे से लाया जाएगा? इस हवाले से कुछ डिसीजन अभी तक किया गया दोनों जमातों की तरफ से? देखिए, बहुत सारी चीजें प्रिंसिपली एग्री हो गई हैं। जब तक लीडरशिप खुद उसको जो है अनाउंस नहीं करती, तो मैं समझता हूं हमें वेट करना चाहिए उनकी अनाउंसमेंट को, आके जब दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप खुद उन चीजों को अनाउंस करें तो हमें भी फिर ही उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है। और अली साहब, एक और चीज क्लियर आप जरूर कर दीजिएगा, क्लैरिफिकेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जितने भी पेजेस हैं सोशल मीडिया पर या उनके जितने भी रहनुमा हैं वो ये कहते दिखाई दिए। शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि आसिफ अली जरदारी उन्हें टेलीफोन करते रहे हैं। इस चीज़ को भी क्लियर कीजिएगा कि आप लोग ये चाहते थे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ मिलकर जो उनके आज़ाद उम्मीदवार हैं आप हुकूमत बना लें, क्योंकि वहाँ से तो ये नैरेटिव बिल्डअप हुआ कि बानी पीटीआई ने कहा कि मैं अपने पुराने नैरेटिव पर कायम हूँ। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, आसिफ अली जरदारी को जिन अलकाबात से वो पुकारा करते थे, आज भी मैं उन्हें वैसा ही समझता हूँ। उन अलकाबात को आप भी जानते हैं। और वो ये उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत इत्तेहाद नहीं किया जाएगा। तो क्या पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं ये चाहती थी कि ये इत्तेहाद हो? देखिए, पीपल्स पार्टी ये समझती है कि मुल्क और मुल्क के को मसाइल से निकालने के लिए कोई भी पीपल्स पार्टी से सपोर्ट मांगता तो पीपल्स पार्टी उस बारे में सोच सकती थी। पीपल्स पार्टी से जिस जमात ने मांगा, पीपल्स पार्टी ने उसको अनकंडीशनल सपोर्ट दे दी। तो अगर उन्होंने सपोर्ट मांगी नहीं तो हम उनको क्यों सपोर्ट देते? और जो ये जिस स्टांस पे खड़े हैं, मैं समझता हूँ ये जिद और इस तरह का स्टबननेस सियासत में नहीं होनी चाहिए। सियासत में तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और ये सियासत जो है वो इज्जत और रवादारी की होनी चाहिए, वज़ेदारी की होनी चाहिए, जैसे पीपल्स पार्टी की लीडरशिप करती है, ना कि जिद की सियासत हो और किसी को बुरे लकाबात से पुकारा जाए। तो ये तो बच्चगाना सी हरकत है और उस बच्चगाना हरकत की वजह से जो मुल्क का नुकसान किया है 9 मई में, आप देखें कि अपने ही इदारों पे हमला किया है। ऐसे तो
मामलात के अंदर उनको जो है वी शुड सेट एन एग्जांपल फॉर दीज काइंड ऑफ पीपल जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का ही नुकसान करते हैं। और पीपल्स पार्टी ने ना कभी किसी जमात से राब्ता किया, ना ख्वाहिशमंद थी किसी से करने की। पीपल्स पार्टी के पास उतना ही नंबर था जितनी वो सपोर्ट दे सकती थी, और पाकिस्तान के सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने में पीपल्स पार्टी के बगैर कोई भी हुकूमत साजी नहीं कर सकता था। तो मैंने जैसे पहले अर्ज किया, जिस पार्टी ने सपोर्ट की, चाहे वो आपके सियासी मुखालफिन ही थे, पीपल्स पार्टी ने उनको सपोर्ट दी। ठीक है। अच्छा, बस मुख्तसर सा जवाब दे दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वजीर आला सिंध के लिए नाम पर इत्तेफाक हो गया, या फिर क्या मुराद अली शाही अगले एक बार फिर से वजीर आला सिंध होंगे? मैं समझता हूं कि जल्दी जो है पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो है आपस में बैठ के आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल साहब और जो सीनियर कायदीन हैं वो आपस में बैठ के बातचीत के जरिए किसी न किसी का नाम फाइनलाइज कर लेंगे जल्दी। अभी तक कोई चीज फाइनलाइज हुई नहीं है। अगर आपस में किसी एक ने या दो लोगों ने की हुई है तो मैं समझता हूँ बाकियों से मुशावरत करके उसको फाइनलाइज कर दिया जाएगा जल्दी। बहुत शुक्रिया रहनुमा पीपल्स पार्टी अली बदर साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। देखते रहिए न्यू पाकिस्तान। जी वेलकम बैक वंस अगेन जनाब। एक ब्रेकिंग न्यूज़ है आपके साथ शेयर कर देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात कलअदम करार देने की दरख्वास्त जो है उसे खारिज कर दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार को 5,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया है। एक शहरी की तरफ से आम इंतखाबात को कलअदम करार देने के लिए दरख्वास्त खारिज की गई थी। हमारे नुमाइंदे सईद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। सईद, मजीद अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ा अहम फैसला सामने आया है। 12 फरवरी को एक शहरी थे ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद अली, उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आम इंतखाबात में धांधली के खिलाफ एक दरखास्त दायर की गई थी, लेकिन उसके एक रोज बाद यानी 13 फरवरी को उन्होंने दरखास्त वापस लेने की इस्तदा की और उसी रोज वो बैरून मुल्क रवाना हो गए। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ तो गुज़श्ता समाअत पर दरखास्त गुजार अदालत में पेश ना हुए, जिस पर अदालत की जानिब से उनके घर पर नोटिस भिजवाने, उनसे टेलीफोन, व्हाट्सएप और दीगर जो ज़राए कम्युनिकेशन थे उसके जरिए रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उनसे रब्ता ना हो सका, जिसके बाद अदालत ने वजारत दफा के जरिए उस दरखास्त गुजार को मुतला करने का हुक्म दिया था। आज जब केस की समाअत का आगाज हुआ तो दरखास्त गुजार एक बार फिर कमरा अदालत में पेश ना हुए। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की जानिब से यह ऑब्जर्वेशन दी गई कि हमें 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की फिक्सेशन ब्रांच को एक ईमेल मौसूल हुआ और ये ईमेल उसी दरखास्त गुजार की जानिब से भेजा गया है, जिसमें उनकी जानिब से ये बताया गया है कि वो 13 फरवरी को कतर एयरवेज का टिकट लेकर दोहा और उसके बाद बहरीन चले गए थे। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि अजीब बात है कि दरखास्त दायर की और दूसरे रोज बैरून मुल्क रवाना हुए। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस ईमेल के बारे में हमारी ब्रांच ने भी कंफर्मेशन की है कि ये वही शख्स है, जिसके बाद अदालत की जानिब से दरखास्त गुजार को 5 लाख रुपए जुर्माने के साथ उनकी दरखास्त खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये ऑब्जर्वेशन दी गई कि लगता है अली खान ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की और पब्लिसिटी स्टंट खेला। अजीब आदमी है कि सस्ता होने के बावजूद रिटर्न टिकट लेने की बजाय उन्होंने वन वे टिकट लिया। दस्तावेजात के मुताबिक दरखास्त गुजार दोहा से कनेक्टिंग फ्लाइट के जरिए बहरीन गया। ईमेल में बोर्डिंग पास, टिकट और बहरीन जाने की तमाम सफरी दस्तावेजात लगाई गई हैं। अदालत की जानिब से इस केस की पैरवी न करने पर और अदालत का वक्त जाया करने पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया है। जी बहुत शुक्रिया सईद बलोच, हमें अपडेट कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार को 5 लाख रुपए का जुर्माना भी कर दिया है और इंतखाबात को कलअदम करार देने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक दरख्वास्त थी, अब उसको खारिज कर दिया है, फैसला उस पर सुना दिया गया है। सईद बलोच हमें डिटेल में अपडेट कर रहे थे कि जो दरख्वास्त गुजार थे वो इस वक्त बैरून मुल्क रवाना हो चुके हैं। और हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, और हम देख रहे हैं बड़ी ज़बरदस्त मैचेस जारी हैं। कल भी इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान मैच हुआ, जो कि मुल्तान सुल्तान्स ने जीत लिया है। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है और ये जो 145 रन का हदफ था वो आखिरी ओवर में हासिल किया गया है। मोहम्मद रिजवान बड़ा ज़बरदस्त खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस पर बहुत ज़्यादा तनकीद करते दिखाई दे रहे हैं और इब्तदाई 2 मैचेस जो लाहौर कलंदर हारी है
उसके बाद हम देख रहे हैं कि वो राशिद खान को बहुत मिस याद कर रहे करने हैं, लगे बिल्कुल हैं ऐसे कि ही जब है। वो टीम में मौजूद थे तो परफॉर्मेंस बड़ी ही जबरदस्त थी। इसी पर हम मजीद बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट नसीम राजपूत साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले कल के मैच के हवाले से बात कर लेते हैं। मुल्तान सुल्तान ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, मोहम्मद रिजवान की अच्छी कारकर्दगी रही है, रेस हेंड्रिक्स ने 58 रन बनाए हैं। कल के मैच को पहले डिस्कस कर लेते हैं, उस पर कमेंट कीजिएगा। देखिए, कल का मैच थोड़ी सी डिफरेंट पिच पे खेला गया था मुल्तान की। इससे पहले जितने भी मैचेस हुए थे वो परफेक्ट बैटिंग ट्रैक था। तो थोड़ी सी आपको मेरे पीछे म्यूजिक की आवाज आ रही होगी। हमारे यहाँ लियाकत नेशनल अस्पताल है, काफी बड़ा, और उनका स्पोर्ट्स प्रोग्राम हो रहा है जहाँ मैं आया हुआ था। तो हो सकता है थोड़ी सी आपको डिफिकल्टी इस सिलसिले में। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं नसीम साहब, अपनी बात मुकम्मल कीजिए। जी अनवर, इसमें यह है कि कल की पिच थोड़ी सी मुख्तलिफ थी, लेकिन अच्छी बैटिंग देखने को मिली हमें मुल्तान की जानिब से, और खास तौर पे रिजवान की टीम एक अच्छा टॉस जीत गई थी, जिसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। लेकिन इस्लामाबाद की टीम को जिस अंदाज से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो पहला मैच वो लाहौर कलंदर्स के खिलाफ बड़ा वन साइडेड जीते थे, बड़ा शादाब और सलमान अली आगा ने जिस तरीके से बैटिंग की थी, एकदम से अपना उन्होंने बैटिंग ऑर्डर बहुत चेंज कर दिया। शादाब पहले बैटिंग करने के लिए ऊपर आए थे, लेकिन इस बार शादाब ने कई लोगों को अपने से ऊपर बैटिंग के लिए भेजा। तो वो भी जरा उनकी बैटिंग के लिए थोड़ा सा हो सकता है वो अपने खिलाड़ियों को एज ए कैप्टन चेक करना चाह रहे हो, लेकिन ये एक टीम गेम है और आपकी टीम ने अभी एक ही मैच जीता था। तो आप अपने रिदम को जितना ज्यादा कायम रख सकते हैं तो करें। जो टीम भी मोमेंटम शुरू में हासिल करती है उसके लिए थोड़ी आसानियां हो जाती है। लाहौर कलंदर्स की टीम मोमेंटम अब तक हासिल नहीं कर पा रही। एक राशिद खान, ये बताइएगा, आपने कहा ना कि ये लो स्कोरिंग हमने देखा कि कल की पिच रही है, और उसमें फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी थोड़ा सा सोचा कि क्यों न किसी और स्ट्रेटेजी को यूटिलाइज किया जाए। आपको क्या लग रहा है कि पिच का इम्पैक्ट ऐसा था, ये स्ट्रेटेजी इस्लामाबाद यूनाइटेड पे बड़ी भारी पड़ गई, और आइंदा फ्यूचर में इसी पिच के ऊपर मजीद कितने मैचेस हैं कौन कौन सी टीमों के? देखिए, मुल्तान की पिच ये थोड़ी सी मुख्तलिफ थी। इससे पहले जो मुल्तान में मैच खेला गया था वो हाई स्कोरिंग मैच हुआ था। 185 प्लस रन स्कोर किए थे मुल्तान की टीम ने, और कराची की टीम वहां थोड़ी सी कोलैप्स कर गई थी। मुल्तान में सबसे कम मैचेस हैं अगर हम कंपेयर करते हैं पिंडी, लाहौर और कराची, उसके मुकाबले में कम मैचेस मुल्तान में रखे गए। देखिए, हर तरह का फ्लेवर मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं इस तरह के ट्रैक्स भी होने चाहिए। जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आपको बैटिंग फ्रेंडली ही ट्रैक मिले, कहीं ना कहीं कुछ ट्रिकी ट्रैक भी आ जाता है। हमने कई अच्छे काम किए हैं इस PSL में। हमने अपनी बाउंड्रीज को बड़ा किया है, वरना हम पहले 60-62 गज की बाउंड्रीज पे खेला करते थे, तो जब हम इंटरनेशनल इवेंट में जाते थे वो बाउंड्रीज हमारे लिए बड़ी हो जाती थी। जबकि जितने भी ऑस्ट्रेलियन, इंग्लैंड, दीगर ममालिक के प्लेयर हैं, ये 80 गज की बाउंड्री पे खेलते हैं, 90 गज की बाउंड्री पे खेलते हैं। जब ये IPL में आते हैं, ये PSL में आते हैं, इनके लिए हिट करना आसान हो जाता है। तो हमने एक तो बाउंड्रीज बड़ी की, लेकिन इसके बावजूद अनवार और दरियाब जो अच्छी चीज थी कि अब तक हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं, जो एक अच्छा साइन है पाकिस्तान सुपर लीग के लिए कि हमने बाउंड्रीज बड़ी की, और कुछ नया टैलेंट, जिस तरीके का स्पार्कलिंग टैलेंट भी हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन हम इस टैलेंट को एकदम से बहुत बड़ा नहीं कर दें जैसे हम माजी में करते रहे। इंटरनेशनल क्रिकेट में और पाकिस्तान सुपर लीग में अभी भी बहुत बड़ा गैप है। हम अपने PSL के प्लेयर्स को बहुत बड़ा ज्यादा जो है वो हाइप दे देते हैं कि भाई एक बहुत बड़ा सुपरस्टार आ गया है, लेकिन जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में जाता है तो वहाँ स्ट्रगल करता हुआ दिखाई देता है। आप सही में यूब की एग्जांपल आप ले सकते हैं कि जब वो PSL ऐसा खेल रहे थे कि जैसे बिल्कुल बहुत आसान सी चीज है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में वो स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। आज ख्वाजा नाफे ने एक इनिंग खेल दी है, सोशल मीडिया भरा हुआ है ख्वाजा नाफे बहुत अच्छी इनिंग के लिए, टाइम बहुत टैलेंटेड है, मैं इनके टैलेंट को खराब नहीं कह रहा, लेकिन हम एकदम से जो है वो कहते हैं कि बहुत बड़ा कोई सुपरस्टार आ गया। नो, अभी ये PSL अगर आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट है उससे एक लेवल ऊपर PSL है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट का लेवल बहुत ऊपर है।
उसके लिए मनवाने के लिए आपने आपको डिस्कस बहुत कर रहे हैं कि effort हर करना साल है। पाकिस्तान सुपर लीग बेहतर हो रहा है। अभी जिस तरह से आप बाउंड्रीज को डिस्कस कर रहे हैं, एक हाइप क्रिएट होती है, हमें नए स्टार्स भी मिलते हैं, और आपकी बात वो बिल्कुल दुरुस्त है कि उन स्टार्स को फौरन ही नेशनल टीम में नहीं लेके आना चाहिए, उन पर पूरी मेहनत करनी चाहिए, वर्किंग करनी चाहिए। लेकिन अभी हम जो देख रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग में जो फील्डिंग का मयार है वो हमें बहुत ज्यादा पुअर दिखाई दे रहा है। अब तक जितने मैचेस हुए हैं तकरीबन 15 के करीब कैचेस ड्रॉप हो चुके हैं, ओवरथ्रो के स्कोर्स हो रहे हैं। फील्डिंग बहुत ज्यादा बेहतर करने की जरूरत है। यही वो तमाम प्लेयर्स होंगे जिनको मेरे ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी चाहता है, पाकिस्तानी अवाम भी चाहती है, जो अच्छा परफॉर्म करते हैं कि वो पाकिस्तानी टीम को भी सर्व करें। तो फील्डिंग डिपार्टमेंट में आपको लग रहा है फिर काम नहीं हो रहा? देखिए, फील्डिंग स्टैंडर्ड ना हमारा डोमेस्टिक सिस्टम बता रहे हैं। मोस्टली खिलाड़ी जो है वो पाकिस्तान टीम के तो नहीं है, वो डोमेस्टिक सिस्टम से आए हुए, और जिस तादाद में आप कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं तो हम अंदाजा कर सकते हैं कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में शायद फील्डिंग के स्टैंडर्ड को बहुत ज्यादा अहमियत नहीं दी जा रही। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज एक ये भी है अनवर भाई कि मुल्तान में मैच हो रहे हैं, लाहौर में मैच हो रहे हैं, आप खुद भी लाहौर में बैठे हुए हैं, और उसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे ड्यू फैक्टर ज्यादा भी है अगर कंपैरेटिवली मैं अगर जहाँ कराची में बैठा हूँ उसके मुकाबले में देखूं। लेकिन मैं ये जवाब नहीं दूंगा, दे आर प्रोफेशनल क्रिकेटर्स, आप हर कंडीशन में खेलने के आदी होने चाहिए। मैं ये कहूँ कि ड्यू की वजह से कैचेस गिर रहे हैं, आप ये कोई जवाब नहीं बनता। यही हम भी कहना यही चाह रहे थे कि कोई एक्सक्यूज नहीं है, ये प्रोफेशनल एथलीट्स हैं, इनको हर सिचुएशन में परफॉर्म करना होगा, नो मैटर व्हाट के मौसम सर्द है, मौसम गर्म है, अब गेम खेलने आप आए, गेम तो खेलनी पड़ेगी। बिल्कुल राजपूत साहिबा, ये बहुत जरूरी है क्योंकि आप प्रोफेशनल है ना, आप खुद को एक प्रोफेशनल क्रिकेटर बनाने के लिए आए, तो प्रोफेशनलिज्म की तो कोई कमी आप में होनी नहीं चाहिए। देखिए, बहुत सारी ऐसी जगह आ जाती है कि जहां पर बाउंसी ट्रैक होता है, तो पता चलता है कि आप टेप बॉल से अपने आप को तैयार करते हैं कि आपने किस तरीके से हिट करना है, वो तमाम की तमाम चीजें आपको देखनी होती हैं। तो आपने इसी तरीके से प्रिपेयर कुछ गिली गेंद को कैच करने का करना चाहिए था, उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, और अगर नहीं किए तो आप कर लें। ये सारी दुनिया में मुकाबले जा रहे हैं और हमारा मजाक बनेगा कि हमारी डोमेस्टिक की आज स्टैंडर्ड ये है, और जो एक्सपोज हो रहा है हमारी फील्डिंग में, सिर्फ डोमेस्टिक प्लेयर नहीं, हमारे नेशनल प्लेयर भी ऐसा लगा कि खासे रिलैक्स दिखाई दिए। खुशदिल शाह बहुत क्रिकेट खेले, जितने हमारे कौमी टीम के प्लेयर्स हैं जो कि इन फ्यूचर अब T20 वर्ल्ड कप आ रहा है वो खेलने जा रहे हैं, जिसमें शाहिनशाह अफरीदी हमारे प्राइम बॉलर हैं, हारिस हमारे प्राइम बॉलर हैं। दूसरी तरफ बैट्समैन में जब हम देखते हैं फखर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ बाबर और रिजवान पर ही क्या सिर्फ उम्मीदें हम लगा लें? क्योंकि जो बॉलर्स हैं वो जिस तरह से मार खा रहे हैं, जिस तरह से परफॉर्मेंस हमारे बॉलिंग लाइन की खराब हुई हुई है, आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बाबर और रिजवान को हमने हमेशा ये बात करके ना कि बाबर और रिजवान पे डिपेंड करें, बाबर और रिजवान हमने दोनों को एक टीम बना दिया है। ये 11 रुकनी टीम है, ये वहाँ 1 और 1 11 नहीं है, ये इसका टीम गेम, इसको हमें बिल्कुल नसीम साहब, यही बेसिकली मैं यही बात करना चाह रहा हूं कि पीएसएल में जो बाकी प्लेयर्स हैं उन्हें तो फिर बड़ा अच्छा मौका मिला है कि अपनी एक्सपर्टीज को दिखा सकें, टीम का हिस्सा बन सकें। हम तो ये किसी सूरत नहीं कह रहे हैं कि बाबर रिजवानी टीम को लेके चलें, बट परफॉर्मेंसेस सबकी तरफ से आएंगी तो टीम जीतेगी। बिल्कुल आपकी ये बात ठीक है कि भाई सबकी तरफ से परफॉर्मेंस, और जो मेरिट है, जिसकी फॉर्म है, जिसकी फिटनेस दिखाई दे रही है, जो डिजर्व कर रहा है टीम में, कि कोई भी फॉर ग्रांटेड नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, जो परफॉर्मर है वही टीम का हिस्सा होना चाहिए। ये मेरे ख्याल में कि हमें इसी सिमत में अपनी क्रिकेट को, जहां तक आपने बात की कि हमारे बॉलर्स, देखिए बॉलर्स में आपको कुछ अच्छाई भी दिखाई दे रही है और कुछ बुराई भी दिखाई दे रही है। अगर ख्वाजा नाफे, हारिस रऊफ और शाहिनशाह अफरीदी के खिलाफ बहुत खुल के रन करके जा रहे हैं, तो ये एक कहीं ना कहीं लाहौर की कंडीशन के अंदर सोचने की बात जरूर है। और हारिस रऊफ को जरा थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना होगा, वो मुसलसल बहुत रन दे रहे हैं। हमें देखना होगा, हमने अपनी क्रिकेट को 3 लोगों के साथ, जैसे अभी हम बात कर रहे थे बाबर और रिजवान, ऐसे ही हमने अपनी फास्ट बॉलिंग को 3 लोगों तक चलाया। हमने नसीम शाह, शाहिनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ, पता चला एक अनफिट हो गया बिफोर वर्ल्ड कप, एक अनफिट हो गया थोड़े अरसे के बाद, एक के ऊपर अभी आपने पैरालाइज किया हुआ है कि वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते, कि वो उसके बॉलर दिखाई नहीं दे रहे। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आपके पास और ऑप्शन मौजूद है। मोहम्मद आमिर जितनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस और पेस,
लीथल बॉलिंग, चाहे वो Very डेथ true. ओवर में कर रहे हैं या शुरू में और कर रहे हैं। उन्होंने ये लोगों को एग्जांपल भी सेट करके दे दी है कि आपने लीग क्रिकेट खेलनी किस तरह से है। तो नसीब साहब एक लास्ट कमेंट कर दीजिएगा, आमिर खेल सकेंगे T20 वर्ल्ड कप अगर वो अपना फैसला वापस ले ले, बोर्ड उन्हें किसी तरह से वापस ले आए? अब ये हो सकता है, पॉसिबल है या नहीं? देखें, अगर वो डिजर्व करते हैं तो उनको लेकर आए, वो पाकिस्तान की से खेले, वो कोई इंडिया से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से क्रिकेट नहीं खेले। ऐसे उन्होंने कहीं रिटायरमेंट पाकिस्तान लिए तो उन्होंने रीजन दिया था कि जिस तरीके से ट्रीट किया जा रहा था उस वक्त की मैनेजमेंट की जानिब से, और उस माहौल में वो नहीं खेल सकते थे। आपने, आपके चेयरमैन ने, आपके क्रिकेट बोर्ड ने इस रिटायरमेंट के बारे में कभी आमिर को बुला के पूछने की कोशिश की? क्योंकि आपने जिनको रखा था आपने उन्हीं की बात सुन ली। आपको एक फैसला करने से पहले, वो भी एक पाकिस्तान का खिलाड़ी है, एक क्रिकेट बोर्ड के सरबराह का काम एक बच्चे की, एक क्रिकेटर को लेके चलना बच्चे की तरह होता है। बच्चा नाराज भी हो जाता है, उसको मना भी लिया जाता है। ये नहीं होता कि यार अच्छा ठीक है, जा रहा है तो जाए, दिमाग ज्यादा खराब हो गया है वो खुद ही वापस आएगा। आप अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं करते, तो इनको बच्चों की तरह ट्रीट करें, जिसकी जो जगह है, जो मैरिज है, हम ये करते हैं कि आमिर को हम T20 वर्ल्ड कप में देखें, वो पाकिस्तानी टीम का हिस्सा हो, जिस तरह का वो परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरह की बॉलिंग वो कर रहे हैं, डेथ ओवर्स में खुसूसी तौर पर जिस तरह की परफॉर्मेंस उनकी है। और मैं तो ऐसे में एक सजेशन दूंगी आमिर के फैंस को और पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट को कि वो आमिर का जो केस है ना वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगा दे। जैसे नहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जैसे कि सियासतदानों की ताहियात नाअहली का मामला हटा है ना, मुमकिन ना तौर पर आमिर को भी कोई ना कोई अच्छा रिलीफ मिल जाएगा, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड।